नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, यही सोचकर उसकी हर बात को सच माना है गालिब। यही सोचकर उनकी हर बात को सच माना है गालिब कि इतने खूबसूरत लव झूठ कैसे बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, जो श्रृंखला हमने शुरू की हुई है उसमें जो आपका अपार स्नेह प्यार मिल रहा है, आज इसको आगे बढ़ाएंगे। आज प्यारे बच्चों, जो लेटेस्ट एग्जामों में जो इंडिया जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है, जीके बाय प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन कर लेना, वीडियो छोड़ के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और कल से ना, पहले मैं पीपीटी शेयर करता था, बच्चे कहते हैं क्वेश्चन नहीं है, और कल से ना मतलब आज ही मैं आपको इसके साथ आंसर भी दे दिया करूंगा, तो टेंशन मत लो। मेरी जितनी भी फ्री चीजें हैं वो जीके बाय प्रदीप सर के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। और इस सैटरडे को ना एक बहुत बड़ा इवेंट हमें मतलब करने जा रहे हैं। कल कौन सा इवेंट कहाँ होगा उसकी मतलब ऑफलाइन टेस्ट रखेंगे पूरे हरियाणा लेवल पर, और कल मैं बता दूंगा वो लोकेशन कहाँ पर रहेगी। आप कहीं से भी आकर टेस्ट दे सकते हैं। और प्यारे बच्चों, जो टॉप 100 बच्चों को इनाम भी दिया जाएगा। कल सारा हम डिस्कस करेंगे इससे ना, क्योंकि एक दो इनाम दे देंगे ना, बच्चे कहेंगे अपने अपने बच्चे रख लिए, तो टॉप 100 बच्चों को इनाम दिया जाएगा। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है कल वीडियो बना दूंगा। तो आज हमारे इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक खेल से संबंधित क्वेश्चन जो हाल फिलहाल का मैंने सर्वे किया है ना, उसमें एक खेल से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। तो ड्यूरेंट कप है प्यारे बच्चों, ये फुटबॉल से संबंधित रहेगा। किस से संबंधित रहेगा? फुटबॉल से संबंधित। कौन सा रहेगा? ड्यूरेंट कप फुटबॉल से संबंधित है। और इस कप की शुरुआत 1888 में हुई थी। पहली बार है ना, जो पहला ड्यूरेंट कप का मैच हुआ था वो कहां पर हुआ था? शिमला में हुआ था। कहां पर हुआ था? शिमला में हुआ था। और पहली बार है ना, इसका जो चैंपियन बना था वो कौन बना था? गोवा बना था। कौन बना था? गोवा बना था। और ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित रहेगा? फुटबॉल से संबंधित रहेगा। पिछला खिताब भी एफसी गोवा ने जीता था। तो इसी प्रकार जैसे एसएज दे दिया जाएगा, एसेज का संबंध किससे रहेगा? तो एसेज है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रा। किसका संबंध? क्रिकेट से है। जैसे रणजी ट्रॉफी दे दिया जाता है, रणजी ट्रॉफी का भी संबंध किससे रहेगा? क्रिकेट से रहेगा। किससे रहेगा? क्रिकेट से रहेगा। इस प्रकार से कोई खेल का एक नाम दे दिया जाता है और उससे संबंधित आपसे चीजें पूछ ली जाती है। और फुटबॉल है प्यारे बच्चों, जो यूसुफ जाई जाती है ना, वो फुटबॉल बनाने का काम किया करती थी। अब लेटिन देश है ना, वो फुटबॉल बनाते हैं। ठीक है, यूसुफ जाई जो बाबर ने 1519 में जो यूसुफ जाई जाति के खिलाफ आक्रमण किया था, वो जाति भी फुटबॉल बनाती थी। वो वर्तमान में जाति पाकिस्तान में रहती है। और अगर भारत है ना अंडर 100 आता है ना, तो उसके क्वेश्चन बन जाते हैं एसएससी लेवल पर कि भारत की रैंकिंग कितनी है। लेकिन भारत लगभग 100 से बाहर ही रहता है। तो फुटबॉल है ना, जरूर यूसुफ जाई जाति पाकिस्तान में बनाती है, लेकिन पाकिस्तान वाले बनाना सीख गए लेकिन खेलना नहीं सीखे। तो फुटबॉल है ना 1888 में। इस ड्यूरेंट कप की शुरुआत कहां से हुई थी? मतलब 1888 में शिमला में आयोजित किया गया था पहली बार। तो ये चीजें है ना आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों मूव करने का हम काम करते हैं। विश्व की प्रथम सम्राज्ञी कौन थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है। विश्व की प्रथम फर्स्ट क्वीन ऑफ वर्ल्ड पूछे तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम थी, लेकिन विश्व की प्रथम सम्राज्ञी पूछा गया था। ये क्वेश्चन आया था अभी प्यारे बच्चों, जो एग्जाम हुआ था ना हरियाणा पुलिस, उसमें आया था। तो हेड सेप शूट, हेड सेप शूट, ये क्या रहेगी? विश्व की प्रथम सम्राज्ञी रहेगी। विश्व की प्रथम सम्राज्ञी कौन थी? हेड सेप्सूट नामक एक महिला है ना, ये विश्व की क्या थी? प्रथम सम्राज्ञी थी। आप वर्ल्ड की फर्स्ट क्वीन सर्च मारोगे ना, तो एलिजाबेथ प्रथम रहेगी। वर्ल्ड फर्स्ट क्वीन कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम रहेगी। कौन रहेगी? एलिजाबेथ प्रथम रहेगी। तो विश्व की प्रथम सम्राज्ञी का खिताब किसे जाता है? हेड सेप्सूट को विश्व की प्रथम सम्राज्ञी का थी। ठीक है। तो और एक लास्ट मतलब मैंने सेशन में एक क्वेश्चन पूछा था, वह कौन सा मतलब तोमर वंश का राजा था जिसने इब्राहिम से बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार कर ली थी? वो तेजपाल था। बहुत से बच्चों ने सही कमेंट किया। उसका आंसर क्या था प्यारे बच्चों? तेजपाल था। अगर आप डेली वीडियो देखोगे ना, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप जानोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में
कौन से सामाजिक बंधन लोगों को समाज से जोड़ते हैं, कौन कौन से ऐसे सामाजिक बंधन है जो लोगों को किससे जोड़ेंगे, समाज से जोड़ने का काम करेंगे। जैसे प्यारे बच्चों बहुत से ऐसे बंधन होते हैं, जैसे संलग्नता हो गई है, ठीक है, आपसी जुड़ाव हो गया है, आपसी भाईचारा हो गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, संलग्नता और प्रतिबंधता, प्रतिबंधता, बंधता, संलग्नता ये है ना, और आपसी भाईचारा ये है ना, आपस में मतलब समाज को से जोड़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से सामाजिक बंधन है जो लोगों को समाज से जोड़ते हैं? प्रतिबंधता होगी, संलग्नता हो गई, भाईचारा होगी। इन तीनों का काम क्या है कि मनुष्य को समाज से जोड़ने का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। और ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा? ऑप्शन के हिसाब से तो प्यारे बच्चों फिर आपकी ना सोचन शक्ति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसीलिए अनोखी सीरीज शुरू की है। हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? ये 22 अक्टूबर को मनाया जाता है, और मेरी तरह कईयों ने इसका 24 अक्टूबर जरूर किया होगा। इसने पूछा है हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पूछा है। अगर संयुक्त राष्ट्र डे पूछे ना तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की थी, हुई थी, स्थापना हुई थी। इसके जितने भी हेडक्वार्टर है, महासभा का पूछ ले, सुरक्षा परिषद का पूछ ले, और जितने भी अंग है ना इसके प्रशासनिक, उसका न्यूयॉर्क में रहेगा। लेकिन आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर पूछे ना, आईसीजे, तो ये हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? हेग नीदरलैंड में इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसने हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस पूछा है, तो कब मनाया जाता है? तो ये 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। कि कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर। ड्यूरेंट कप का संबंध किससे था? फुटबॉल से था, ये याद रखना है। और मोहन बगान और ईस्ट बंगाल आज तक की सर्वश्रेष्ठ टीमें हैं, दोनों 16-16 बार है ना फुटबॉल का ड्यूरेंट कप जीत चुकी है। लास्ट कप है ना एफसी गोवा ने जीता था। ये क्वेश्चन बन जाएंगे इस प्रकार से। तो संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस कब होता है? 22 अक्टूबर को। और यूएनओ डे पूछे तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों बढ़ने का काम करते हैं। एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशन की उपाधि किसे दी जाती है? तो प्यारे बच्चों ये उपाधि दी गई थी वास्को डी गामा को। किसको दी गई थी? वास्को डी गामा को दी गई थी। और केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ये कहां पर आता है? भारत आने का काम करता है। और यहाँ पर इसका स्वागत किसने किया था? राजा जेमोरिन ने इसका क्या किया था? स्वागत किया था। ये किस बंदरगाह पर आया था? कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। आज कालीकट को किस नाम से जाना जाता है? कोजी कोट बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। और हम है ना गलत पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अरे मूर्खो, वास्को डी, क्या इससे पहले भारत कभी था? नहीं। वास्को डी गामा ने भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी। खोज पर क्रिस्टोफर कोलंबस भी निकला था, वो 1492 में। अलग है वो जहाज है ना, उसका दिक्सूचक वो खराब हो गया, वो अलग जगह चला गया था। तो ये फिर 1498 में वास्को डी, एक बार पूछा गया वास्को डी गामा भारत कब आया? बच्चे ने 1498 रट रखा था, ऑप्शन ही नहीं था। 1501, 2, 3, 4, तो बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन गलत था। तो वास्को डी गामा, थैंक यू सर। वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया था? वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया था? 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया था। और ये भारत से ना ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ले गया था। और जितना इसका खर्चा था ना, भारत में जितनी कीमत थी उसका 60 गुना ज्यादा इसकी कीमत थी। इसीलिए काली मिर्च को ना पुर्तगाली लोग काला सोना कहते हैं। और जब वास्को डी गामा की मृत्यु होती है तो पुर्तगाल में लिस्बन में इनको दफनाने का काम किया गया 1524 में। और 1469 में इनका जन्म हुआ था। 1469 में जन्म हुआ और 1524 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1469 में जन्म हुआ, पुर्तगाल के लिस्बन में सॉरी इनका जन्म हुआ था। और 1524 में कोच्चि में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कहां पर हुई थी इनकी? कोच्चि में हुई थी। 1524 में मृत्यु हुई थी। पुर्तगाल के लिस्बन में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और प्यारे बच्चों, अगर मैं हरियाणा जीके की बात करूं ना, वो काला सोना किसको मानती है? मुरा भैंस को मानती है। और अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी वो काला सोना पेट्रोलियम को मानते हैं। इकोनॉमिक्स काला सोना कोयले को मानती है। और पुर्तगाली लोग काला सोना खाली
मिर्च को मानते थे। ये सारी चीजें याद कर लो, काम आएगी आपके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताना। आप इंस्टा पर हर जगह जीके बाय प्रदीप सर से आप फॉलो कर सकते हो। निम्नलिखित में कौन सा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान पूछे तो कहाँ का रहेगा? भारत का रहेगा। लगभग कितने देशों के संविधान का इस पर असर देखा गया है? 60 देशों के संविधान का असर देखा गया है। सबसे ज्यादा पूछे तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम का इस पर सबसे ज्यादा असर देखा गया था। इसमें 395 अनुच्छेद थे जब लागू हुआ, 8 अनुसूचियां थी और इसके 22 भाग थे। अभी अनुसूचियां 12 हो गई है और चीजें सेम है, इसमें ऐड होती जा रही है। और सबसे ज्यादा असर 1935 के भारत सरकार अधिनियम का देखा गया था। भारत के संविधान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हमें गर्व होता है कि हमने 60 देशों के संविधान को छान कर रख दिया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, वो 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनती है, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे। इसीलिए ना जो ड्राफ्ट कमेटी है ना, अगर पूछे संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ड्राफ्ट कमेटी का था, और व्यक्ति पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए उनको आधुनिक भारत का मन्नू कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय सदस्य है? तो प्यारे बच्चों, दलवीर भंडारी जी भी भारतीय सदस्य रहेंगे। कौन रहेंगे? दलवीर भंडारी जी रहेंगे। और इस पोस्ट पर RS पाठक भी पहुंचे थे, डॉक्टर नगेंद्र भी पहुंचे थे, डॉक्टर नगेंद्र। ये सभी है ना कहां पर जाने? ICJ में। और महासभा की पहली अध्यक्ष महिला अध्यक्ष पूछे तो विजय लक्ष्मी पंडित को भी गौरव मिला था। तो निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय सदस्य है? तो 3 नाम अलग थे, तो दलवीर भंडारी रहेंगे, लेकिन RS पाठक और डॉक्टर नगेंद्र सिंह भी वहां पर पहुंचे हैं। ICJ का हेडक्वार्टर पूछे तो हेग नीदरलैंड में रहेगा। तो वर्तमान में दलवीर भंडारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे आते हैं, भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा उभरता हरित ब्रांड बाजार बन गया है। इसने भारत के बाद पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चनों प्यारे बच्चों कई चीजों में देखो, चीन पहले पे है तो भारत दूसरे पे है, और भारत पहले पे है तो चीन दूसरे पे है। अगर कोई तुक्का लगाना हो जनसंख्या में कौन पहले पे है? चीन पहले पे है, भारत दूसरे पे है। और ये इसी प्रकार बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं प्यारे बच्चों जिसमें दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो भारत चीन के बाद, भारत किसके बाद? भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उभरता हरित ब्रांड बाजार बन गया है। ठीक है, तो भारत के पहले पे किसका नंबर आता है? चीन का आता है। और दूसरे में किसका नंबर आता है? भारत का आता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जब आप पढ़ोगे ना, पढ़कर देखोगे स्टैटिक जीके में, तो चीन का पहला नंबर है, भारत का दूसरा। और कई चीजों में भारत का पहला नंबर रहेगा और चीन का क्या रहेगा? दूसरा नंबर रहेगा। तो चीन है ना जनसंख्या में, ठीक है, चीन भारत से बड़ा है, लेकिन भारत से 3 गुना चीन का क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा। इस बात को भी ध्यान में रखना। और जिस कदर हम भारतीय मेहनत कर रहे हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं है, हम चीन को जनसंख्या में पछाड़ देंगे, ये गारंटी है, और चीज में पता नहीं है। ठीक है, तो भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उभरता हरित ब्रांड बाजार बन गया। किसके बाद? चीन के बाद। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमें है ना, मतलब चीन का जो फर्स्ट सेक्टर है प्राइमरी वो मजबूत है। भारत भी मतलब बहुत सी चीजों में कोशिशें कर रहा है। ठीक है, करनी भी चाहिए जनसंख्या को छोड़कर। ठीक है, पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर राज दरबार में कब पहुंचा था? ये पुर्तगाली यात्री है जिसका नाम क्या था? नूनीज। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने की थी? हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। तो ये 1535 ईस्वी में पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1535 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में कौन पहुंचता है? नूनीज पहुंचने का काम करता है। प्यारे बच्चों, मेरे लेक्चर मिलते रहेंगे यहाँ पर। और अभी नवरात्रि स्पेशल ऑफर चला हुआ है धुरीना पर, 74,978 400447 CET का ना लाइव रिकॉर्डेड 749 रुपए में ले सकते हो। 11 तारीख से नया बैच आएगा, 11 अप्रैल से, वो इसके साथ आपको फ्री दे दिया जाएगा। रिकॉर्डेड लेना चाहो तो 499 में ले सकते हो। 22 टीचरों की टीम है, तो देखना अच्छा लगे तो। ठीक है, तो पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर राज दरबार में कब पहुंचा था? तो ये कब पहुंचा था? 1535 में पहुंचा था। अब आपको पता है प्यारे बच्चों, 1526 से लेकर 1530 तक बाबर का शासनकाल था।
और 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं तो किसके शासनकाल में आया था? उस टाइम मुगल बादशाह का ही शासनकाल पूछा जाएगा तो हुमायूं के टाइम में आया था। और ये नुनीज विजयनगर राज दरबार में पहुंचा था, पुर्तगाली यात्री होता था। और ये याद कर लेना कि प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इनकी कैपिटल कौन सी होती थी? हम्पी, कर्नाटक में रहेगी। तो विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर मिले थे हम्पी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए कहां पर रहेगा, आपका हिसार में रहेगा। कब बना था गुरुजी? 1970 में बना था। इस विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया था क्योंकि इस पर किस पर रिसर्च हुआ था? इसमें चावल पर ना, यहाँ पर क्या हुआ था? चावल पर क्या किया गया था? इसमें शोध किया गया था 1900 हिसार में। और पूछे ना तो और हिसार में कौन सा रहेगा? गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 में बनी थी, हिसार में रहेगी। उसका अभी तो नाम गुरुजम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हो जाएगा। गुरुजम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। कौन सी जाति गुरुजम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु जी का अवतार मानती है? तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। विष्णु जी आए या लक्ष्मी नारायण का अवतार मानती है तो कौन सी जाति मानती है? बिश्नोई जाति मानती है। कौन सी जाति मानती है? बिश्नोई जाति मानती है। बिश्नोई समाज के सिरमौर चौधरी भजन लाल को कहा जाता है। हिसार यूनिवर्सिटी गुरुजम्बेश्वर भी, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी 2010-11 में बनी थी, वो भी कहां पर रहेगी? हिसार में रही है। एचएयू की बात कर रहा है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो क्षेत्रफल पर फैली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गिनती होती है। जैसे हिसार की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी, भारत की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी हिसार है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी हिसार है। एशिया का सबसे बड़ा राखी गढ़ी का टीला भी कहां पर है? हिसार में। सारी चीजें याद किया करो। रजिया सुल्तान कहाँ आ रही और उनकी हत्या हुई? तो रजिया सुल्तान है ना, ये प्यारे बच्चों 1236 से लेकर 1240 तक शासनकाल रहेगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली तो पढ़ते हो, लेकिन एक शब्द और जोड़ लेना, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम यानी लास्ट मुस्लिम शासिका भी कौन होती थी? रजिया सुल्तान होती थी। और ये किसकी बेटी होती थी? ये पेपर में पक्का आएगा। ये इल्तुतमिश की क्या होती थी? बेटी होती थी। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक है, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाई। ये सारी चीजें करवा दी है ना, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में आपको लग रही होगी। रजिया सुल्तान कहाँ आ रही और उनकी हत्या की गई? तो रजिया सुल्तान है ना, ये कैथल में हारी थी और 1240 में इसकी हत्या कहां पर कर दी गई थी? डाकुओं द्वारा कैथल में हत्या कर दी गई। रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर रहेगा? कैथल में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने का काम करते हैं। निम्न में किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? और प्यारे बच्चों, फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद बसाया था। एक बार आया था, कौन सा नगर बसाया? फतेहाबाद और हिसार ऑप्शन में था, तो एचएसएससी ने फतेहाबाद माना। फतेहाबाद बसाया था, हिसार बसाया था और सिरसा में ना हरनी खेड़ा बसाया था। हरनी खेड़ा को बाद में फिरोजाबाद भी कहते थे। तो ये तीनों शहर बसाने का काम किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किया। और हिसार किस भाषा का शब्द है? हिसार फारसी भाषा का शब्द है। फारसी में इसका अर्थ क्या होता है? दुर्ग अर्थात किला होता है। फारसी में इसका अर्थ क्या होता है? दुर्ग अर्थात किला होता है। तो फिरोज शाह तुगलक है ना, ये प्यारे बच्चों मतलब है ना, अगर पूछे 1351 से लेकर 1388 तक इसका शासनकाल होता था। इसके पिता का नाम रज्जब होता था और रज्जब ने एक राजपूत रानी से शादी की थी। फिरोज शाह तुगलक ऐसा मुसलमान था जिसकी माँ क्या होती थी? हिंदू होती थी। कितने ही क्वेश्चन बना लो। जो गोहाना विद्रोह है ना, वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हुआ और गोहाने का किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया? तो फतेह खान के नाम पर, फतेह खां के नाम पर या संत फतेह खां, ये दोनों ही आ सकता है। संत फतेह खान के नाम पर या फतेह खां। ये फतेह खां फिरोज शाह तुगलक का क्या होता था? बेटा होता था। फिरोज शाह तुगलक का क्या होता था? बेटा होता था। कहते हैं फिरोज शाह तुगलक बंगाल को जीत कर आ रहा था। फतेहाबाद को इकतार कहा जाता था, यहाँ पर डेरा डाला था
तो कोई दौड़ा दौड़ा आया, बोला राजा जी आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बोला जहां पर आज हम ठहरे हैं ना वहां पर एक शहर बसा दो। इन्हीं के बेटे के नाम पर, फतेह खान के नाम पर क्या बसाया गया था? फतेहाबाद बसाया गया था। कई कहते हैं संत फतेह के नाम पर फतेहाबाद बसाया गया 1351-52 में। हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? लाट की मस्जिद आए चाहे गुजरी महल आए, इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? फिरोज। हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण किया था, किसने करवाया था? गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और गुजरी महल को दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहते हैं। ये क्वेश्चन नया है। दिल्ली सल्तनत का ताज महल किस महल को कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का ताजमहल गुजरी महल को कहा जाता है। हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण भी किसने कराया था? हिसार में लाट की मस्जिद का भी निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लाट की मस्जिद का निर्माण करवाया। और 1352 से लेकर, है ना प्यारे बच्चों, जैसे आप पढ़ते हो 1351 में फतेहाबाद बसाया, 51-52 में, और 1354 से 56 तक हिसार बसाया। और कहते हैं हिसार बसाया उस टाइम अगरुआ उजड़ चुका था, तो ईंटें कहाँ से लाई गई थी? अगरुआ से इसकी ईंटें लाने का काम किया गया। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन होता था? तो हरियाणा में गुलाम वंश का संस्थापक आए चाहे भारत में आए तो वो कौन होता था? कुतुबुद्दीन ऐबक होता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1236 से लेकर 1240 तक। ये रजिया का है क्योंकि रजिया से क्वेश्चन आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर 1210 था। बाद में कुछ टाइम के लिए कौन बना था? आराम शाह बना था। आराम शाह का शासनकाल 1210 से 1211 तक था। फिर कौन बना था? इल्तुतमिश बना था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236। फिर कौन बनी थी? रजिया सुल्तान बनी थी। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240। फिर 1240 से 42 तक यहाँ का राजा बना था बहराम शाह बना था, बहराम शाह। फिर 42 से 46 तक अलाउद्दीन मसूद शाह बना था। और फिर 46 से लेकर 66 तक, है ना, नसीरुद्दीन बना था जो बलबन का दामाद था। 1266 से 1287 तक बलबन बना था। बलबन गयासुद्दीन सिहाबुद्दीन बलबन बना था। और 1287 से 90 तक दो राजा हुए थे। एक का नाम केकुवाद होता था और एक का नाम क्या होता था? शमशुद्दीन कैमुर्स होता था। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मतलब तुगलक वंश के अंतिम राजा को मार के खिलजी वंश की स्थापना की थी, जो बलबन ने अपने पोतों का जिसे नायाब ए मामलिकात बनाया था। ये है ना एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न सारी की सारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। ए टू जेड चीजें आपको करवा चुकी है, तब इसलिए थोड़ा फास्ट लग रहा है आपको। आगे आता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन। हरियाणा का खालिस्तान जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है। तो ये तो कौन सा रहेगा? पानीपत रहेगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 1526 में बाबर जीता था इब्राहिम लोदी को हराकर। 1556 में अकबर जीता था हेमू को हराकर। 1761 में अहमद शाह अब्दाली जीता था सदाशिवराव भाऊ को हराकर। आगे 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम के बीच में युद्ध हुआ? तो पानीपत में युद्ध हुआ था। अकबर द्वारा वर्गीकृत भूमि की श्रेणी, ये नया क्वेश्चन है। अकबर द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर द्वारा ये क्या पूछना चाहता है प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछना चाहता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन रहेगा? अकबर द्वारा, ठीक है, ये पूछना चाहता है अकबर द्वारा वर्गीकृत भूमि की श्रेणी जिसे प्रत्येक फसल के क्रमिक रूप से खेती करने का काम किया जाता था। तो इसमें पूछना चाहता है प्यारे बच्चों उसका जोत का नाम। क्रमिक रूप से खेती की जाती थी और कभी भी प्रति नहीं रखा जाता था, उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया था, उसे पोलाज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसको पोलाज कहा जाता था। ये क्वेश्चन याद रख लेना। अकबर द्वारा वर्गीकृत भूमि की श्रेणी जिसमें प्रत्येक फसल के लिए क्रमिक रूप से खेती की जाती थी और कभी भी प्रति नहीं रखा जाता था, उसे पोलाज कहा जाता था। अकबर का शासनकाल 1542 से लेकर, है ना, 1542 में जन्म हुआ, राजा 1556 में बना, 1605 में अकबर की क्या हो गई थी? मृत्यु। मुगलों में सबसे लंबा कार्यकाल था। नवरत्न रहते थे। टोडरमल भू राजस्व मंत्री होता था। आगे आता है हरियाणा में कोस मीनारों की संख्या कितनी बताई जाती है? हरियाणा में 88 कोस मीनारों की संख्या बताई गई। ये है ना
किसने बनवाई थी कोस मीनारों का निर्माण? शेरशाह सूरी ने करवाया। किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने कोस मीनारों का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से लेकर 1545 तक था। इसका मकबरा पूछे ना कहां पर रहेगा? सासाराम बिहार में रहेगा। एक इतिहासकार लिखता है जिसका नाम कनिंगम होता था, कनिंगम लिखता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा है ना वो किससे ज्यादा सुंदर है? ताजमहल से ज्यादा सुंदर है। इसके दरबार में है ना मतलब कौन रहा करता था? जिसने क्या लिखी थी प्यारे बच्चों? जैसे आप महारानी पद्मावती पर पद्मावत लिखी थी, तो इसके दरबार में मलिक मोहम्मद जायसी रहता था। कौन इसके समकालीन था? मलिक मोहम्मद जायसी था। उसकी 3 रचना पूछी जाती है। पद्मावत लिखी थी, अखरावत लिखी थी और आखिरी कलाम लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। पानीपत की लड़ाई में, ये क्वेश्चन एचएसएससी ने कई बार पूछ लिया है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से निम्नलिखित में किस योद्धा की मृत्यु हो गई? एक योद्धा होता था संघार। बाबर की ओर से लड़ता हुआ कौन मारा गया? संघार। और बाबर से हरियाणा सेना 2 शूरवीर टकराए थे। एक का नाम होता था असन खां मेवाती होता था और एक का नाम होता था मोहन सिंह मंडार। दोनों की रियासत पूछी जाती है। असन खां मेवाती मेवात से था और शहीद असन खां मेवाती कॉलेज कहां पर रहेगा? नल्लड़ मेवात में रहेगा। और मोहन सिंह मंडार ये कैथल से था। कहां से था? कैथल। और हरियाणा में जो सबसे पहले वित्त मंत्री थी ओम प्रभा जैन, वो कैथल से 4 बार विधायक रही थी। तो ये चीजें याद करनी है। आगे आता है सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली है? तो सीसवाल संस्कृति है ना ये हिसार में फैली है। कहां पर फैली हुई है प्यारे बच्चों? सीसवाल संस्कृति हिसार में फैली हुई है। हिसार में एक गांव भी है प्यारे बच्चों सीसवाल, और वहां पर क्या है एक है जैसे प्राकृतिक निर्मित क्या रहेगा? शिवलिंग रहेगा। और कहते हैं हर बार है ना शिवलिंग है ना अपने आप है ना बढ़ जाता है। तो वो कहां पर रहेगा? सीसवाल, जहां पर नवरात्रि को ना जो कावड़ यानी जो भोले बाबा के भगत होते हैं ना, हम भी जैसे भोले बाबा के भगत है तो हम सब मिलकर वहां पर गंगा जल चढ़ाने का काम करते हैं। सीसवाल गांव आदमपुर के पास जो चौधरी भजन लाल जी का विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, वर्तमान में चौधरी कुलदीप बिश्नोई वहां पर विधायक है। और अभी पीछे चौधरी भजन लाल जी की वहां पर एक मूर्ति स्थापित भी की गई थी आदमपुर गांव में। ठीक है, तो ये सीसवाल गांव रहेगा हिसार में सभ्यता। अंबाला क्षेत्र का सबसे पहले उल्लेख इसमें पाया गया था तो जैसे तैत्तिरीय अरण्यक में अंबाला का वर्णन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अंबाला का वर्णन किस में रहेगा? अंबाला का वर्णन है ना तैत्तिरीय अरण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक में है ना। ठीक है, किसका वर्णन रहेगा? तैत्तिरीय अरण्यक में ना किसका वर्णन रहेगा? अंबाला का वर्णन रहेगा। अंबाला क्षेत्र का सबसे पहले उल्लेख किस में पाया गया था? जैसे नकुल दिग्विजय में ना महाभारत कालीन ग्रंथ था, उसमें किसका वर्णन मिलता था? उसमें रोहतक का वर्णन मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करने का काम करते हैं। सिरसा जिले का प्राचीनतम नाम था सैरिस का, जिसका उल्लेख किस में मिलता है? तो इसका ना पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। कौन सी लिखी थी? अष्टाध्यायी लिखी थी। और एक महाभारत में है भी ना, इसका नाम किससे? सिरसा ही मिलता है, सेरिस का। ठीक है, तो सिरसा का पाणिनि के अष्टाध्यायी में, महाभारत में भी इसका वर्णन मिलेगा। तो ये सिरसा जिले का प्राचीन नाम सेरिस का था, जिसका उल्लेख किस में मिलता है? अष्टाध्यायी और महाभारत में इसका उल्लेख है मिलेगा। सिरसा नहीं कहा जाता था, सेरिस का कहा जाता था। और इसे सरस्वती नगरी के नाम से जाना जाता है। और कई इतिहासकार कहते हैं सारस्तव ऋषि के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? सिरसा पड़ा था। फल व सब्जियों में नंबर 1 सिरसा है। खट्टे फल व सब्जियों में नंबर 1 सिरसा है। गेहूं सबसे ज्यादा सिरसा में, कपास सबसे ज्यादा सिरसा में, सरदार सबसे ज्यादा सिरसा में पाए जाते हैं। ये चीजें याद करो, मजा आएगा। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकालना सीखो। कुछ इतिहासकार के अनुसार हरियाणा अभिराणा, ठीक है, का एक अपभ्रंश हो सकता है, क्योंकि इसके प्राचीन निवासियों को क्या कहकर बुलाया जाता था? अहीर कहकर बुलाया जाता था। इसके प्राचीन निवासियों को क्या कहा जाता था? अहीर कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नाम हरियाणा अभिरयाणा का एक अपभ्रंश हो सकता है, क्योंकि इसके प्राचीन निवासियों को बुलाया जाता था, क्या कहकर बुलाया जाता था? अहीर कहकर बुलाया जाता था। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और भी प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर जरूर करा करो। आपका एक एक शेयर हमारा
हौसला बढ़ाता है। हरियाणा के निम्नलिखित में किस जिले में रंग महल संस्कृति का प्रमाण मिला है? तो रंग महल संस्कृति का प्रमाण सेरिस्का से ही मिला है, जिसे आप क्या कहोगे? वेरी गुड, यही आपका राइट आंसर रहेगा। जो इब्न बतूता है ना, जिसने किताब उल हिंद पुस्तक लिखी थी, उसमें इब्न बतूता ने ना सिर्फ कहा था कि सिरसा के लाल चावल बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे। ये आज का टॉपिक है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अपनी पढ़ाई को प्यारे बच्चों रुकने मत देना। वही बात कहूंगा, दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है, देर से बनो लेकिन जरूर बनो। तो आज के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।